लास्ट टाइम ये बताया था कि जब भी कभी कोई सब्सटेंस में जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी धीरे 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 ना के बराबर हो जाती है, तो ऐसे में हम ये बोलते हैं कि वो सुपर कंडक्टिविटी की तरफ अप्रोच कर रहा होता है। और जब भी कभी ऐसा होता है कि रेसिस्टिविटी जीरो हो जाती है, तब हम उसको सुपर कंडक्टर बोल देते हैं। इसके बाद इसी में नेक्स्ट टॉपिक, इसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे इसी से रिलेटेड है, सुपर कंडक्टिविटी से। नोट करिएगा, हाई सुपर कंडक्टिविटी। हाई सुपर कंडक्टिविटी। इसमें तीन चार पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ेंगे। पहला लिखेंगे, a current once set up in a superconducting loop, a current once set up, a current once set up in a superconducting loop, सुपरकंडक्टिंग लूप। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब, ये लूप का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कोई सर्कुलर करंट फ्लो कर रहा है क्या, तो वो बात नहीं है। ठीक है, लूप का मतलब क्या है अभी समझाऊंगा, पहले सिर्फ नोट करिए इसको। A current once set up in a superconducting loop can persist for years without any applied voltage. Can persist for years without any applied voltage. Without any applied voltage. Next लिखेंगे, this important property of superconductors, this important property this important property of superconductors this important property of superconductors can have important practical applications, can have important practical applications, can have important practical applications। फिर नेक्स्ट है, a serious difficulty in their use, a serious difficulty in their use is the very low temperature at which they must be kept, is the very low temperature is the very low temperature at which they must be kept। नेक्स्ट लिखेंगे, scientists are busy to construct alloys are busy to construct alloys busy to construct alloys which would be superconducting at room temperature,
which would be superconducting at room temperature. अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हाई सुपर कंडक्टिविटी की जो हम बात कर रहे हैं, हाई सुपर कंडक्टिविटी की बात इस वजह से करी जा रही है कि दुनिया में एक चीज ऐसी होती है जिसको एक सब्सटेंस होता है यूरेनियम। सब्सटेंस का बेसिकली एलिमेंट होता है, और ये बताते हैं कि उसके अंदर इतना एनर्जी कंटेंट इतना हाई होता है, इतना हाई होता है कि एक बार आपने किसी आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, जिसके अंदर इंटरनल का मतलब अंदर, कंबस्शन का मतलब जलना, बर्निंग, आग लगना। तो जितना भी हम मोटर बाइक्स हैं, स्कूटर हैं, गाड़ियां हैं, ये सब इंटरनल कंबस्शन इंजन के फंडे पर ही काम करते हैं। इनके इंजन के अंदर आग लगती है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इंजन के अंदर आग लगती है। इसीलिए इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट डाला जाता है गाड़ियों में। ठीक है। और जो मोटर बाइक्स आप देखेंगे या स्कूटर्स देखेंगे उसमें कूलेंट नहीं डलता। उसका जो इंजन है, उसके इंजन को एक स्ट्रेट मेटल शीट से भी तो बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाते? बीच में स्ट्रेट 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 लाइंस होती हैं, आपने देखा होगा, लाइन बनी रहती है इंजन में। वो इस वजह से होती है ताकि जब वो चले, स्कूटर चले या मोटरसाइकिल चले, तो हवा लगे तो वो एयर से ठंडा होता रहे। इसीलिए जिसमें कूलेंट डाला जाता है उसको ऑयल कूल्ड बोलते हैं, जिसमें कूलेंट नहीं डाला जाता उसको एयर कूल्ड बोलते हैं। इंटरनल कंबस्शन का मतलब ये है कि इंजन के अंदर आग लगती है। अब एक सब्सटेंस होता है यूरेनियम। आपको पता भी होगा, 4-5 साल पहले जब मोदी जी गए थे तो ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो उनको गिफ्ट में यूरेनियम दिया था ऑस्ट्रेलिया को। तो जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर इंडिया में कहीं पर भी एक खुदाई चलती है तो पानी निकलता है, जो हमारे ये वाला जो एरिया है। कुछ एरियाज ऐसे हैं झारखंड की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ, वहां पर कुछ एरियाज ऐसे हैं वहां खुदाई करते हैं तो कोयला निकलता है। तो इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के काफी एरियाज ऐसे हैं वहां पर रेयरली फाउंड जो है यूरेनियम मिल जाता है। अब जिसके पास ऐसी चीज, जिस कंट्री के पास जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही रिच होगा। ठीक। यूरेनियम का फंडा ये होता है कि आपने इंटरनल कंबशन इंजन में अगर मान लीजिए डाल दिया, और कितना डाला, एक स्पून के बराबर, या नमस्ते, एक स्पून के बराबर या आधी स्पून के बराबर भी आप डालेंगे तो थ्रू आउट द लाइफ आपको कभी फ्यूल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इतना ज्यादा हाई एनर्जी कंटेंट उसमें होता है। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर समझिए। सुपर कंडक्टर ये होता है कि जब उसमें रेसिस्टिविटी नाम की चीज ही नहीं है, यानी कि वो करंट को रेसिस्ट करेगा ही नहीं, वो फ्लो होने देगा। और लूप की बात करते हैं कि लूप क्या क्या मतलब है यहाँ पर। लूप का मतलब ये है कि यहाँ पर ये पंजाब नेशनल बैंक का सर्वर लगा हुआ है, पीएनबी का। और मैंने एक बार वोल्टेज अप्लाई कर दी इसके सर्वर को, और ये जो वायर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वायर बना हुआ है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का। ये बना हुआ है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का। तो दुनिया का कोई भी वायर ले लीजिए आप, सोने का वायर ले लो, गोल्ड, गोल्ड से ज्यादा बढ़िया कोई कंडक्टर नहीं होता। सबसे बढ़िया कंडक्टर गोल्ड होता है। ठीक है। तो आप कोई भी वायर ले लीजिए, वो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस जरूर ऑफर करेगा। कंडक्ट तो करेगा लेकिन थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी को खुद में कंज्यूम करेगा। इसी वजह से कोई भी वायर हो, चाहे ये चार्जर हो, चाहे ये लैपटॉप का चार्जर हो, इसको भी मैं टच करूंगा हल्का हल्का गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है और वो रेसिस्ट करता है करंट को अपने अंदर। हमने यहाँ पर एक बार वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अब वोल्टेज का क्या रूल होता है कि वोल्टेज तो मैंने यहाँ अप्लाई करा, लेकिन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ इसके सर्वर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, फिर ऐसे जाकर वापस नेगेटिव टर्मिनल में आके अपना लूप कंप्लीट करेगा। तो करंट इज मूविंग लाइक दिस। करंट अपना एक लूप कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए उसको लूप बोला गया है यहाँ पर। The current once set up in a superconducting loop can persist for years without any applied voltage। मतलब अगर आपने यहाँ पर ये जो वायर है ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के बना दिए, एक बार आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो मैंने बैंक का सर्वर क्यों बताया, आपने कई बार सुना होगा कि मैंने पैसा तो ट्रांसफर कर दिया लेकिन पहुंचा नहीं, क्योंकि बैंक का ना सर्वर डाउन हो रखा है। ठीक है। अब क्या होता है कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पहली चीज तो आता महंगा है, पर चलिए ठीक है, एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया, बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, इंडिया में 4-6 बैंक रह गए ना अब तो काफी बड़ा बैंक है।
तो फिर भी आपने कई बार सुना होगा कि सर्वर उसका डाउन हो रखा है। तो है क्या, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करके रखना पड़ता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम करके रखना पड़ता है। उस टेम्परेचर को कम करके रखने के लिए भी फिर पावर रिक्वायरमेंट्स है। आप कोई भी रेफ्रिजरेशन वगैरह का आप फंडा यूज करेंगे, भाई ये एसी भी 15-16 डिग्री करेगा टेम्परेचर, नेगेटिव में तो नहीं जाएगा ना। तो आपको रेफ्रिजरेशन प्लांट लगवाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर्वर में कभी किसी तरीके की कोई अपडेशन है, कोई हार्डवेयर फेलियर है, कुछ भी है, तो उसकी मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए जब इंजीनियर जाएगा तो वो भी प्रॉपर एक किट पहन कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं, इन सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट इस चक्कर में लगे हुए हैं कि रूम टेम्परेचर पर काम करने वाला सुपर कंडक्टर अगर मिल जाए तो दुनिया भर की जो एनर्जी की प्रॉब्लम चल रही है, ये लाइट महंगी और ये चीज महंगा और वो चीज महंगा, ये सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। भाई एनर्जी ही तो है जिस पर पूरी दुनिया की फाइट चल रही है। कभी आपने सुना होगा कि पेट्रोल के जो ऑयल वेल्स जो हैं उसके ऊपर बहुत लड़ाइयाँ चलती हैं, अमेरिका ईरान के, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है, शायद कल की ही न्यूज में था। तो ये सारी की सारी जो फाइट है, ये एनर्जी के ऊपर फाइट है। हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा, साउथ अफ्रीका में बहुत प्रॉब्लम चल रही है पानी की, पता होगा आपको, पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है वहां पर, जबकि बहुत डेवलप्ड नेशन है। केप टाउन तक में लोगों की हालत खराब है। और हमारे कंट्री में पानी की अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, कहा जाता है कि आने वाले टाइम में यहाँ भी प्रॉब्लम होगी। सोचिए कि अगर पानी से एनर्जी मिलने लगे तो अमेरिका हमारे यहाँ पर ही बॉम्ब डालना शुरू कर देगा, ये पानी मुझे दे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एनर्जी की ही लड़ाई है सारी। तो एनर्जी के पीछे ही सभी लोग लगे पड़े हैं कि हम कम से कम कम से कम हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डिराइव कर सकें। तो सुपर कंडक्टिविटी इस चीज पर काम करती है कि अगर आपने एक बार वोल्टेज अप्लाई कर दी तो फिर उसके बाद ईयर्स तक, कई कई सालों तक वही काम लूप में चलता रहेगा, लूप में वही करंट फ्लो करता रहेगा। आप ये देखिएगा, जब रेसिस्टेंस है ही नहीं और करंट जब फ्लो कर रहा है, और करंट यहाँ से निकल के लूप से निकल के बाहर जाएगा कहाँ, ठीक है, तो वो तो चलता ही रहेगा। आपने सर्वर में एक बार उसको प्रोवाइड करा दिया, वो सर्वर चलता ही रहेगा, सर्वर कभी डाउन ही नहीं होगा। ठीक। तो हालांकि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज करे जाते हैं, जो एनएससी बीएससी, ये जो सेंसेक्स होते हैं ना, जहाँ पर कहते हैं कि मिली मिली सेकंड्स में भी शेयर्स के प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वहां पर ये चीज यूज करी जाती है उनके सर्वर्स में। ठीक है, खैर, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ये समझना था कि अगर सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि ये सुपर कंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल जो है, ये करता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम ये कहेंगे कि जहां पर हमको एनर्जी बचानी हो और हमारा काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कि जरा सी करंट या वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा करोड़ों का लॉस हो सकता है, तो वहां पर हमें सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज करना चाहिए, बिकॉज इसमें किसी भी तरीके की वोल्टेज की जरूरत नहीं होती। एक बार करंट लूप में सेटअप हो गया तो हो गया, ये होता है। ठीक है जी, इतना करने के बाद में आप नोट करें इसकी दो तीन एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। हाँ, हाँ कोई बात नहीं, मैं इधर आगे कर रहा हूँ। और बल्कि पावर रिक्वायरमेंट तो आजकल आर्मी में भी बहुत ज्यादा है। आधे से ज्यादा जो गन्स भी आ रही है ना, जो मॉडर्न गन्स आ रही हैं, वो भी बैटरी से चलती हैं। उसमें भी ये नहीं है कि वो आदमी लगा पड़ा है और उसको लोड कर रहा है, रीलोड कर रहा है वो। आजकल बैटरी वाली आ रही है कि एक बार लगाया और अपना चल रहा है काम। तो बहुत एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट्स आजकल हर फील्ड में है। यहाँ सोसाइटी में आपने देखा होगा, जब लाइट जाती है तो कोई बंदा थोड़ी जाता है उसमें, कोई वो लेकर, वो जो पहले चला करते थे उसको ऐसे 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 घुमाकर जनरेटर स्टार्ट करते, देखा किसी ने वो जनरेटर, है ना, वो पूरा, मतलब पूरी ताकत, वो आदमी हिल जाता है उसको करने में, बहुत जान लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, सोसाइटी का इतना बड़ा जनरेटर है तो वो भी बैटरी से ही स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। चलिए, तो एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स में फर्स्ट देखिएगा, फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग
अच्छा, इसमें ना बुक में 5 दे रखे हैं इसके एप्लीकेशंस, 3 लिख लीजिए बहुत है, क्योंकि एप्लीकेशंस 2 नंबर के या 3 नंबर के आते हैं, उससे ज़्यादा के आते नहीं। और किसी टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 4-5 आपके एप्लीकेशन चेक करे, तो 3 सफिशिएंट है। ठीक है। हाँ। अब एमसीक्यूज है। फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड्स required for required for research work in high energy physics, for research work in high energy physics। सेकंड नोट करें, for storage of memory in high speed computers, for storage of memory in high speed computers। और थर्ड है इन लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन। बताता हूं अभी क्या होता है ये। कोई जापान गया है कभी? नहीं। मेट्रो ट्रेन, वो सॉरी बुलेट ट्रेन में बैठा है कोई? मेट्रो छोड़ो ना, बुलेट ट्रेन में बैठे हो कि नहीं? हाँ, छोटे वाली देखिए। की बात कर रहा हूँ, लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेन्स विच मूव विदाउट रेल्स, ट्रेन्स। सर जो मैगलेव वाला कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज होता है ना? वो इसी में है, ट्रेन्स विच मूव विदाउट रेल्स। देखिए रेल्स तो होती हैं, रेल्स मतलब पटरियां, रेल्स तो होती हैं। फॉर एग्जांपल सोचिए कि ये रेल है, और ये मान लीजिए कोई एक वैगन है बुलेट ट्रेन का, एक वैगन है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम इसमें करंट जैसे ही प्रोवाइड कराया जाता है, तो ये जो इसके व्हील्स है ना, ये व्हील्स थोड़ा थोड़ा उठ जाते हैं रेल से ऊपर। बता रहा हूँ अभी, व्हील्स थोड़ा थोड़ा उठ जाते हैं। और होता क्या है, ये व्हील्स ना घूमते हैं। अब व्हील्स का फायदा क्या है, जब उठ गए तो, है ना, वो जब होंगे जमीन पर या किसी सरफेस पर टिके हुए होंगे तभी तो घूमने का फायदा है। होता क्या है कि ये व्हील्स तो इलेक्ट्रिसिटी से घूमते हैं, और जब ये घूमते हैं तो ये जो पास में रेल्स है ना, इन रेल्स में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड तो इसको कराई जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोड्यूस होने लगता है, तो एक इतना हाई एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक तो इसको गिरने नहीं देता, और दूसरा इसकी जो स्पीड है, स्पीड को लगभग डबल, मतलब 2 टाइम्स कर देता है इसकी स्पीड को। तो कभी भी हमें जो आदत है, हमें जिन ट्रेन में बैठने की आदत है, तो हमें क्या होता है कि जब ट्रेन चलती है तो हमें ऐसे हल्का सा आगे को झटका लगता है। जब हम रुकते हैं तो हमें हल्का सा आगे की तरफ झटका लगता है, उसमें पीछे की तरफ झटका लगता है, ऐसा होता है। इन ट्रेन में क्या है, जब ये बुलेट ट्रेन रुकती है तो इसमें नीचे की तरफ झटका लगता है। क्यों? कि जब ये रुकेगी तो क्या होगा, तो ये फाइनली यहाँ पर, मतलब रेल्स पर आकर एकदम से गिरेगी, है ना। वो गिरना मतलब इतनी सी ऊंचाई होती है वो मामूली सी, तो वो पता बस इतनी चलती है कि वो ऐसे करके रुक गई, तो इस चीज से पता चलता है। नहीं तो बिल्कुल झटका नहीं लगता, इसमें स्पीड होती है बहुत ज्यादा। और आप पानी का ग्लास रख दीजिए, पानी नहीं उसमें गिरेगा जरा सा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, आने वाला है, हमारे कंट्री में काम चल ही रहा है। पता है, सबसे पहले दिल्ली और आगरा के बीच में चलेगी। ठीक है, तो ये लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन ये है जो हमारे कंट्री में नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, ट्रेन विच मूव विदाउट रेल्स, रेल्स होती हैं लेकिन रेल्स से थोड़ा सा ऊपर। अगर कभी हाईवे पर किसी पागल को देखा हो जो बहुत तेज गाड़ी चला रहा हो, बराबर से निकल जाता हो, तो उसमें भी ये होता है कि जो इतनी स्पीड होती है ना जब टायर की, तो वो भी हल्का हल्का, वो मतलब उछलता हुआ हल्का हल्का रोड से ऊपर रहता है उसका भी टायर, उसमें भी गैप बन जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है,
और वो जो गैप है उस गैप में हम ये कहेंगे कि फिर होता क्या है, इतनी हीट जनरेट होती है कि टायर रबर का होता है वो भी हल्का सा एक्सपैंड हो जाता है, और वो एक्सपैंड करके हल्का हल्का उसमें टच होता रहता है। तो यार ये तो लंबी कहानी है, अगला टॉपिक करेंगे स्टार्ट। अगर सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा तो ये 3 एप्लीकेशन आप उसके नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नोट करें रेसिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल। ये वही टॉपिक है जो आपने 10th में भी करा था, रेसिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल। अब जैसे हमने कैपेसिटेंस देखा था ना सीरीज और पैरेलल में चैप्टर नंबर 2 में, उसी तरीके से जब हम रेसिस्टेंसेस की बात करेंगे तो वही एक फंडा जो पहले मैंने आपको नोट करवाया था, वही वाला फंडा दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है एंड वोल्टेज डिवाइड्स, और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहती है एंड करंट डिवाइड्स। कैपेसिटेंस में हमने क्या कर दिया था, करंट की जगह हमने बोल दिया था चार्ज, क्योंकि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो वहां पर मैंने चार्ज ले लिया था। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस निकालते टाइम हमारे पास रिलेशन सी इज इक्वल टू क्यू भी होता है, मतलब कैपेसिटेंस जो है, जो सी होता है वो क्यू पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस जो है वो आई पर डिपेंड करेगा बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यूज करूंगा यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर वही फंडा आप नोट करें, सबसे पहले इन सीरीज कनेक्शन in series connection current remains same, in series connection current remains same while in parallel connection, या एक काम करो सुनो इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स, ये भी लिखे हैं, वोल्टेज के साथ क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है एंड वोल्टेज डिवाइड्स। अगला लिखें इन पैरेलल कनेक्शन कॉमा वोल्टेज remains same and current divides। ये बेसिक दो फंडे हैं, अभी समझाता हूँ कि ये ऐसा भी क्यों होता है। वैसे तो ये सीधा सीधा याद रखना है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसा भी क्यों होता है ये भी बताता हूँ। देखिएगा, मैं इधर स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। तीन रेसिस्टेंसेस हैं, R1, R2 और R3, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और ये एक वोल्टेज सोर्स यानी कि ये एक बैटरी है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट की प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव से निकलेगा और घूम के नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव से निकला और फिर घूमता हुआ नेगेटिव में वापस आ गया। अब क्या है, सीरीज में क्या होता है कि जब रेसिस्टेंसेस को बैक टू बैक एक के पीछे एक कनेक्ट करा जाता है तो उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है भाई, एक सिंगल वायर ही तो है, और करंट क्या है, करंट है फ्लो ऑफ चार्जेस, तो सिंगल वायर में करंट तो सेम ही रहेगा, अलग अलग वायर्स होते तो करंट डिफरेंट डिफरेंट हो जाता।
तो हम ये बोलेंगे कि सीरीज में करंट रिमेन सेम, मतलब इस रेसिस्टेंस में भी करंट आ ही जाएगा, इस वाले रेसिस्टेंस में भी करंट आ ही जाएगा, और इस वाले में भी करंट हमारा आ ही जाएगा। ये हो गया। एंड वोल्टेज डिवाइड्स, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब बट जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये वोल्टेज टोटल V थी, तो यहाँ से V1 तो मिल गई पहले रेसिस्टेंस को, V2 मिल गई दूसरे रेसिस्टेंस को, और V3 मिल गई तीसरे रेसिस्टेंस को। तो आप यहाँ लिखें कि सिंस इन अ सीरीज कनेक्शन current remains same, so current through each, दिखाई दे रहा है कनिष्का? करंट थ्रू ईच R1, R2 एंड R3 आर आई, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, तीनों में सेम होगा, ठीक है। एंड वोल्टेज डिवाइड्स, सो voltage across R1 is V1 across R2 is V2 across R3 is V3। R1 में वोल्टेज V1, R2 में वोल्टेज V2 और R3 में वोल्टेज V3, ये हो गया। सो अभी ये जो इसमें टोटल वोल्टेज हमने अप्लाई करी है V, यही तो बट रही है, यही तो डिवाइड हो रही है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। भाई V को ही तो हमने बांट दिया तीन हिस्सों में, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये जो V है मैं यहाँ लिखूंगा बाई यूजिंग ओम्स लॉ, बाई यूजिंग ओम्स लॉ, V की जगह क्या होता है? आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। V1 क्या हो जाएगा? इस रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज है दैट इज V1। तो इस रेसिस्टेंस का करंट कितना है? I, और रेसिस्टेंस कितना है? R1। तो I इंटू R1, I इंटू R1। V2, V2 का मतलब जो इस रेसिस्टेंस में वोल्टेज है, इसमें रेसिस्टेंस, इस रेसिस्टेंस में करंट है I, रेसिस्टेंस है R2, तो I इंटू R2 यानी कि IR2। और तीसरा रेसिस्टेंस R3 में करंट I है और रेसिस्टेंस R3 है, तो वोल्टेज V3 कितनी हो गई? I इंटू R3। अब क्या करिए? अच्छा फिर ये R कौन सा है? हम ये कहेंगे जब पूरे सर्किट का वोल्टेज V, पूरे सर्किट का करंट I, तो इस पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, उसको हमने R बोल दिया। तो V इज इक्वल टू R, वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर सर्किट, ठीक। तो राइट हैंड साइड में मुझे दिखाई दे रहा है तीनों टर्म्स में I आ रहा है, I कॉमन ले लो। तो ये क्या हो गया? IR इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट, R is equal to R1 plus R2 plus R3, where R is the equivalent or total resistance of the entire circuit, entire circuit। सर्किट का मतलब भी लूप ही होता है, सर्किट का मतलब भी लूप ही होता है कि यहाँ से स्टार्ट करा, वोल्टेज में पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, ये एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन, इन सबसे होता हुआ यहाँ पर आ गया। सुना होगा वो जो ग्रेटर नोएडा में जो वो F1 रेस वाला जो लूप है उसको सर्किट ही बोलते हैं वो, ठीक है ना। वो सर्किट का मतलब भी लूप ही होता है कि जहां से आपने शुरू करा आपको घूम के वहीं आना। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट नोट करेंगे रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल।
रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। अभी पैरेलल का मतलब ये होता है कि जो रेसिस्टेंसेस हैं उनकी, या कोई भी कंपोनेंट अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। मान लो 3 है, 4 है, 5 है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम है तो वो पैरेलल में कहलाएंगे। ठीक है। तो जरूरी नहीं है, कई बार आपको पैरेलल के जैसे दिखाई दें। जैसे पैरेलल का मतलब कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि पैरेलल लाइंस में 3 रेसिस्टेंस जोड़ दो। ऐसा नहीं। हमारा फंडा ये है कि जो उसका इनिशियल पॉइंट है, किसी भी कंपोनेंट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो वो हमारा पैरेलल में होगा। आप देखो, जैसे ये वाला रेसिस्टेंस है, इसका इनिशियल पॉइंट तो ये है और इसका फाइनल पॉइंट ये है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका R2 का अगर इनिशियल पॉइंट यही होता और R2 का अगर फाइनल पॉइंट यही होता तो तब मैं बोलता कि ये पैरेलल में है। यहाँ तो ये कास्केडिंग हो रखी है। कास्केडिंग का मतलब एक के पीछे एक लाइन बनी हुई है, तो उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक। पैरेलल में देखो, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। इधर एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है R1, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। फिर एक दूसरा रेसिस्टेंस है R2, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। फिर एक तीसरा रेसिस्टेंस है R3, इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये। तो जिसके भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को हम ये बोलते हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बोल देते हैं। बेटा क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए। ऐश्वर्या, हर्ष, यस एकांश, सर। ईशान, यस मिलन, सर। सचिका, वंशिका, क्लियर है? ठीक है यस जी, चलिए। चलिए जी, ओके। आगे चलते हैं फिर। अब जब तीनों ही रेसिस्टेंसेस इस इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो इनको फिर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं दोनों टर्मिनल्स पर। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये V। अब आप ये देखिएगा कि यहां से निकलेगा करंट I। तो करंट यहां तक तो I पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद 1, 2 और 3, फिर 3 अलग अलग वायर्स हो गए। यहाँ एक सिंगल वायर था, यहाँ एक सिंगल वायर था। रूल ये कहता है कि अगर करंट सेम है तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर वोल्टेज सेम है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो साफ समझ में आता है कि यहाँ पर सिंगल वायर तो रहा नहीं, 3 अलग अलग वायर हो गए। तो इसमें जाएगा करंट I1, इसमें जाएगा करंट I2 और इसमें जाएगा करंट I3। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो ये जो R1 है इसमें भी वोल्टेज V, ये जो R2 है इसमें भी वोल्टेज V और R3 में भी वोल्टेज V। अब देखिएगा, हम ये कहेंगे सिंस इन अ पैरेलल कनेक्शन, since in a parallel connection voltage remains same, voltage remains same, so voltage through each R1 comma R2 and R3 आर V, तीनों में वोल्टेज आपकी V ही होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है। और क्या होता है, एंड करंट डिवाइड्स, सो
current through R1 is I1 through R2 is I2 through R3 is I3। तो करंट डिवाइड हो गया, R1 में चला गया I1, R2 में चला गया I2 और R3 में चला गया I3। ये I ही तो डिवाइड हुआ, इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर लिखेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। भाई ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। पूरे सर्किट का वोल्टेज V, पूरे सर्किट का करंट I, तो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को R मानते हुए मैं I की जगह क्या लिख दूंगा V अपॉन आर। I1, इसमें जाने वाला करंट I1 है, इसका वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस R1 है, तो I1 क्या हो जाएगा V अपॉन R1। I1 को लिख दीजिए V अपॉन R1। इसी तरह से I2 क्या हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। फिर मैं ये कहूंगा कि राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में V आ रहा है, तो मैं V को कॉमन ले सकता हूँ राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया V अपॉन R इज इक्वल टू, V कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पर इस V से ये V कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगेन यहाँ पर जो R है वो क्या हो गया इक्विवेलेंट या टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट। पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो R हो गया। Where capital R is the equivalent or total resistance of the entire circuit। और टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस आपका सीरीज में आए या पैरेलल में आए। वही 10th में तो एक या दो देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन वही है जिसमें सीरीज और पैरेलल में मिक्सिंग हो रखी है। तो आपको फंडा ये याद रखना है, सीरीज तो नजर आ जाएगा हर किसी को कि एक के पीछे एक रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। पैरेलल का फंडा क्या याद रहे कि जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, ऐसे दो रेजिस्टेंस हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, वो सारे के सारे पैरेलल में कहलाते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2010 में आया था ये सीबीएसई में। A wire of resistance 4R, a wire of resistance 4R। R समझ लीजिए कि मतलब इन्होंने ओम ना बोलकर उन्होंने R बोल दिया, तो कोई R है मान लीजिए 4R। A wire of resistance 4R is bent in the form of a circle as shown in figure, is bent in the form of a circle as shown in figure, full stop। What is the effective resistance between the ends of the diameter?
व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस what is the effective resistance between the ends of the diameter ends of the diameter ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोला जाए, टोटल रेसिस्टेंस बोला जाए या इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोला जाए, ये एक ही बात होती है। ठीक है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस कोई नई चीज नहीं है, समझ गए। अब देखिएगा, पहले देखेंगे फिगर क्या दे रखी है। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस है 4R, तो समझ लीजिएगा सीधा वायर था लेकिन उसको घुमा दिया गया, एक सर्कुलर शेप उसको दे दी गई। कैसे? ये दे रखा है इसमें फिगर में कि इधर एक पॉइंट है ए और वायर इस तरीके से है और ये है बी। इसको सर्कल में बना दिया गया, घुमाकर इसको सर्कुलर वायर बना दिया गया। अब वो पूछ रहे हैं, अच्छा पूरे वायर का रेसिस्टेंस कितना है? 4R। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के जो एंड्स है उसके बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आप ये बना लीजिए, ये तो डायमीटर हो गया इसका, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सिंस रेसिस्टेंस is directly proportional to length of conductor लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर यहाँ पर क्या है? वायर है, तो वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। भाई लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। अब आप ये देखो, डायामीटर का मतलब क्या है? एक सिंगल वायर था, उस सिंगल वायर को घुमाकर मैंने सर्कल की शेप दे दी, तो उसका आधा हिस्सा तो इधर हो गया और आधा हिस्सा इधर हो गया, ठीक है। मतलब 50-50 में डिवाइड हो गया वायर की जो लेंथ है, जिसका मतलब उसका रेसिस्टेंस भी 50-50 में डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ और रेसिस्टेंस। तो आप ये देखो, जहां उसका पूरा रेसिस्टेंस 4R था, अब यहां से लेकर यहां तक इस हिस्से का रेसिस्टेंस 2R हो गया और इस हिस्से का रेसिस्टेंस भी 2R हो गया। ये जो 2R है, इस 2R का इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी, इस वाले 2R का भी इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी, यानी कि दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में, समझ गए। सिंगल वायर है लेकिन उसको घुमा दिया गया इस तरीके से कि अब वो पैरेलल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। तो देखिएगा, इसका हम एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट लिख दीजिए बस। इधर है ए, अब इस वायर को आप रेसिस्टेंस की तरह, रेसिस्टेंस का सिंबल बना के उस तरह से शो कर दीजिए। इसका रेसिस्टेंस 2R है और इसका रेसिस्टेंस है 2R, दोनों का बराबर बराबर 2R 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 and 2R resistances are in parallel. Therefore, effective resistance, therefore effective resistance between A and B will be, इसके इफेक्टिव रेसिस्टेंस को R मान लो, 1/R is equal to 1/2R plus 1/2R। तो 1/R is equal to, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाता है, तो 1 + 1 क्या हो गया? 2/2R। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है R, उसकी वैल्यू क्या आ गई? R। इसकी वैल्यू R आ गई, ये आपका आंसर है।
समझ गए? इफेक्टिव वैल्यू ये आ गई। हालांकि मेरे को ना इसको आर डैश बोल देना चाहिए था, नहीं तो कहीं आप 1 = 1 मत कर देना, आर से आर काट के। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ ज्यादा ही पुराना क्वेश्चन है पर कर लेते हैं। सीबीएसई में 2003 में आया था, पैदा हो गए थे तब तक? अच्छा हो गए थे, चलो ठीक है। फिर तो वैक्सीन लग गई होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा 3 तो फिर 2021 18 साल के हो गए। अच्छा, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट शोन इन फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट इन द सर्किट शोन इन फिगर। अब देखिएगा, यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है। अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। ये 2 वोल्ट है, बैटरी दे रखी है 2 वोल्ट। इधर एक पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट दे रखा है बी। ए बी सी, और यहाँ दे रखा है इन्होंने करंट आई। मेरे को इस करंट आई की वैल्यू निकालनी है, और रेसिस्टेंस दे रखा है 30 ओम, 30 ओम और 30 ओम। सीरीज में कौन कौन सा है और पैरेलल में कौन कौन सा है, बताओगे? सर कोई से भी दो का निकाल लेंगे सीरीज में, फिर जो इक्विवेलेंट होगा वो दो पैरेलल में होगा। अच्छा, अगर मान लो ये 20 ओम है, अभी आप चेंज मत करना है तो 30 30। अगर मान लो हाँ, ये 20 ओम है तो अब कौन कौन से सीरीज में है? फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये 1 मिनट इसे तो बताने दो। हाँ बोलो हर्ष। सर एपी, फर्क थोड़ी पड़ेगा। अरे बताओ ना। अभी पहले तो बोल दिया ना कि कोई से भी दो, क्योंकि पहले तीनों 30 30 30 थे। अब बताओ कौन से दो सीरीज में और कौन से दो अब पैरेलल में। जो ए और बी के बीच में 20 और 30 वाले, वो उन्हें सीरीज में सॉल्व कर लेंगे, जो उसका आंसर आएगा वो 30 के साथ पैरेलल में होगा। देखिए ए और बी के बीच में जो है वो क्या क्या है, ये 30 है एक तो, और नहीं, मैं ए और बी मतलब सी के थ्रू होते हुए कह रहा हूँ। अच्छा इसको सीरीज में मान लूं, हाँ, ठीक है। और बाकी फिर फिर जो इनका रिजल्ट हाँ आएगा वो इसके साथ पैरेलल में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इसमें ना जरा सा भी दिमाग में डाउट ना रहे, कोई मिसकंसेप्शन ना रहे, एक फंडा रखना याद। ठीक, कभी किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि नहीं मैं तो ना ए और सी के बीच वाले जो हैं इन दोनों को सीरीज में ले लेता हूँ, और फिर मैं क्या करूंगा कि मैं इस 30 ओम वाले को इसको पैरेलल में ले लूंगा। हो सकता है यहाँ पर तो ये चीज भी लागू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझे जो है ये देखना है कि इनिशियल टर्मिनल, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए, और वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखिए ए पर तो है पॉजिटिव टर्मिनल और बी पर डायरेक्टली कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल। समझ गए? ठीक, तो बेटा ये तो मेरे को रखना ही रखना है, मैं इसको किसी के साथ सीरीज में नहीं जोड़ सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब दूसरा देखिए, ये जो 30 और ये जो 30 है ना, ये दोनों एक के पीछे एक लगे हुए हैं, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव तक पहुंच रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, 30 + 30 कर दूंगा।
तो ये क्या बन जाएगा, एक सिंगल रेसिस्टेंस बन जाएगा 30 + 30 60, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि ए और बी ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव वाला, तो 30 + 30 60 हो गया। ठीक, उसके बाद जो 60 है उसका 30 के साथ आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेना। ठीक है, 30 और 60 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के एक रेसिस्टेंस आएगा ना मेरे पास, वो जो रेसिस्टेंस है दैट रेसिस्टेंस, उससे आप 2 को डिवाइड कर देना, करंट आ जाएगा। सर करवाऊं या हम छोड़ूं? जो AB के बीच वाला रेजिस्टर है और AC के बीच वाला रेजिस्टर है, उन दोनों को सीरीज में नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते। ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी वाला है ये मेरे को प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसको मैं नहीं छेड़ सकता। हाँ, ये जो सी वाला है ये बिल्कुल फ्री है, ये जो सी वाला है ये बिल्कुल फ्री है, तो सी वाले को तो टर्मिनल मानना ही बेकार है। समझ लो कि ये एक सिंगल वायर है। ओके समझ सर। गए? तो यहाँ पर ए में एक अड़चन ये है कि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बी में एक अड़चन है कि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, सी तो बिल्कुल खाली बैठा है, अकेला फ्री है, तो सी को तो टर्मिनल मानना ही बेकार है। समझ जाओगे ये 30 और 30 दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, बस वायर को हल्का सा टिल्ट कर दिया है हमने यहाँ से। ठीक है, इसको ऐसा कर दो, हटाओ इसको, सी को, इक्विवेलेंट डायग्राम इसका ऐसे बना देना, 30 + 30 एक के पीछे एक लगे हुए हैं, तो दोनों को जोड़कर 60 बन जाएगा, और फिर उसका नो, फिर उसका इस 30 के साथ में पैरेलल रिजल्ट निकाल के जो टोटल आपका रेसिस्टेंस आए उस रेसिस्टेंस को इस वोल्टेज के साथ डिवाइड करके करंट निकाल लेना। ठीक है, छोड़ दो। सर आंसर आंसर नोट करें सभी बच्चे। सर हाँ बेटा बताओ। तो जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते तब भी यही सब करते हैं ना, उसमें डिफरेंट नहीं बिल्कुल होता यही ना? फंडा लगाते हैं, बस फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, हाँ बस फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। वहां पैरेलल वाला फॉर्मूला सीरीज वाला होता है और सीरीज वाला पैरेलल वाला होता है। ठीक है, आंसर नोट करिए, 0.1 एम्पियर, सभी बच्चे चेक करेंगे। कर लिया? हाँ सर सही। बहुत, इन्होंने कर लिया, बहुत बढ़िया, 0.1 एम्पियर इसका आंसर है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्लास में करते हैं आज इतना। थैंक थैंक यू। यू सर। ओके ओके।